नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी। बड़े सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से और लंबे समय से संघ के स्वयंसेवक हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और बड़ी बात यह है कि बड़े लंबे अंतराल के बाद 3 दशकों बाद कश्मीर में चुनाव हुआ है। पहले एक सीट पर, श्रीनगर सीट पर, और 38% मतदान हुआ है। इसको क्या आप देखते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था, वो उस फैसले को पब्लिक ने इंडोर्स किया है? 100% इंडोर्स किया है। ये जो आपने कहा 38% पोलिंग हुई है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। डाटा चाहे 38% की होगा। पिछले सेंसस में 2011 के सेंसस में कश्मीर में एक साजिश के तहत पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया था, आउट ऑफ प्रोपोर्शन किया गया था जी फैक्चुअली इतने लोग हैं नहीं जी। तो 38, अब जब उंगली पर स्याही लगती है और वोटर लिस्ट में फ़ोटो होता है, तो अब कोई दोबारा फ़ोटो वोट डालने के लिए आ नहीं सकता है। तो जितनी स्ट्रेंथ वोट डालने है, फैक्चुअली यही स्ट्रेंथ है जी। 19-20 आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 38% नहीं, ये ज़्यादा ही वोटिंग हुई है एज़ पर अवेलेबल वोटर्स। अब वहाँ आपने बड़ी बात कही है कि 2011 में कोई कॉन्स्पिरेसी हुई। जी 100% कॉन्स्पिरेसी हुई। तो क्या उसमें कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सब हिस्सा थे? सब उसका हिस्सा थे। इन्होंने पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बताई है, अननेचुरल बताई है, और मेल मेंबर ज़्यादा हैं। हर फैमिली में मेल्स ज़्यादा बताए गए हैं। उसमें यह था कि नौकरियां मिल जाएंगी, कुछ हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जो स्ट्रेंथ नेचुरली नॉट पॉसिबल कि इतनी जल्दी इतनी बच्चे वहाँ पैदा हो जाएंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट किया और किसी ने चेक नहीं किया। हालांकि सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको रिजेक्ट किया था 2011 की पॉपुलेशन को। अब ये बात सामने आ रही है कि वोट डालने सब लोग आए, लेकिन जो फैक्टिशियस थे, जो जाली लोग थे, वो नहीं आए। इसलिए 38% गिना गया एज पर द लिस्ट ऑफ वोटर्स। अदरवाइज यही लोग हैं वहाँ जो हैं। 2011 में यूपीए की हुकूमत थी और 2014 में आपकी हुकूमत आई। आपने अपनी हुकूमत के दौरान इस पर एतराज़ जाहिर किया और उस एतराज़ के क्या नतीजे निकले? हमने अपनी हुकूमत के दौरान, वो वक्त निकल गया था, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। कमीशन जो था, सेंसस कमीशन, उसने ही इसको रिजेक्ट कर दिया था जी। उसको रीओपन करने की ज़रूरत नहीं थी। गलती कहाँ हुई है, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि जब दोबारा डिलिमिटेशन हुई तो ये डिपेंड किया गया 2011 की उस पर ही। वो नहीं होना चाहिए था, वेट कर लेना चाहिए था। पर एनीवे जो हो गया सो हो गया। लेकिन ये सामने आ गया कि वहाँ वोटर्स जो हैं वो वोट डालने आए। कितने परसेंट आए? कम से कम 38% नहीं, बहुत ज़्यादा आए हैं, ये मेरा कहना है। चंद्रमोहन जी, आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए? ये तो बड़ी कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश है जम्मू वालों के साथ और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी। बिल्कुल, इसीलिए उनकी सीट ज़्यादा बढ़ जाती थी, इसलिए हर जगह उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। और ये जो कॉन्स्पिरेसी है एक्सपोज हो गई है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट सेंसस जो आने वाला है उसमें कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं वो उनको कॉर्नर कर दिया गया है। अब शायद ऐसी कॉन्स्पिरेसी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मेरा पर्सनली, नॉट एज ए पार्टी मेंबर, कहना है कि सेंसस के लिए भी स्टाफ जो है वो कश्मीर का नहीं होना चाहिए, कहीं दूसरी स्थान का होना चाहिए। जी, यानी ऐसा हो सकता है कि जम्मू के लोग वहाँ पर जाकर सेंसस करें? जम्मू के लोग हो जाए, देश, अब तो देश है, कहीं से भी आ जाएं। जी। 38% मतदान को आप ये वाकई में कह रहे हैं कि इंडोर्स किया है उन्होंने, लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि जो वोट बाहर या वोटर बाहर निकला है, वोट परसेंटेज को लेकर वो कहते हैं कि लोग इस फैसले के खिलाफ हैं, इसलिए उनका विरोध करते हुए वो बाहर निकल के अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो लोग फिर कम आए होते। दूसरा, जो डायनेस्टिक रूल के ख़िलाफ़ पार्टीज लगी हैं, उनको भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी, और लोग उनकी रैलीज़ में भी जा रहे हैं। जो बात जो उमर अब्दुल्ला और ये महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं, ये बात इसी से गलत हो जाती है कि दूसरी पार्टी के लोग भी आए। अदरवाइज़ यहाँ वन साइडेड इलेक्शन होता था। जी, जैसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ ही हैं सब दिल्ली वाले, कश्मीर के लोग, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ अब वोट जीतेगा कौन, काम नहीं, लेकिन यह है कि जो डायनेस्टिक रूल के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं उनको भी अच्छे वोट मिलने वाले हैं। हो सकता है जीत भी जाएँ वो, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जीत भी जाएंगे वो। तो ऐसी बात नहीं है कि आम कश्मीरी से अगर बात करेंगे तो वो लोग खुश हैं और मोदी जी की प्रेज़ होती है, जैसे कभी अटल जी की होती थी। आज कश्मीर का अवाम मोदी जी के काम से खुश है, बात करता है। अब ये जो क्लरिक्स वहाँ हैं, जो कम्युनल चीज़ें फैलाते हैं, उनके कहने से शायद कोई थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, लेकिन कुल मिला के लोगों ने डेवलपमेंट जो कश्मीर में हुई है, जो टूरिस्ट वहाँ आ रहा है,
और वहाँ इकोनॉमिकल जो अपलिफ्टमेंट हुई है, जो रोड्स बनी है, उसके कारण तो लोग वोट देंगे। जी चंद्रमोहन जी, क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा हुआ है कि लोगों का दिल दिमाग बदला है 5 अगस्त 2019 के बाद? हालांकि कश्मीर से स्पेशल स्टेटस भी किया, उनके विशेषाधिकार भी किए, और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि बदलाव हुआ है, उनके जहन बदले हैं? दो बातें हैं मेरे हिसाब से। जो तो सेपरेटिस्ट सोच के लोग हैं, उन्होंने अपना वेपन बदला है। अब वो पत्थर नहीं मारते, अब वो किसी की डेथ हो जाती है मिलिटेंट की तो जुलूस में नहीं आते और आर्मी को अपना काम करने से नहीं रोकते, लेकिन अब उन्होंने कंप्यूटर हाथ में ले लिया है और वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी फैला रहे हैं। हालांकि बड़े कम हैं वो। जो आम लोग हैं, जो सेपरेटिस्ट नहीं हैं, जो देखते हैं माहौल बदला है, तो वो तो देश के साथ आ रहे हैं और मेजॉरिटी वही लोगों की है। लेकिन मैं कहूँ कि सबकी जहनीत बदल गई है, सबकी जहनीत नहीं बदली है। कुछ लोग अभी भी पुरानी जहनीत को लेकर चल रहे हैं, तो उनका जो मैं समझता हूँ कि उनके एलिजेंस कहाँ है मैं कह नहीं सकता, लेकिन कुल मिला के कश्मीर का अवाम तब्दीली महसूस कर रहा है और उसको वेलकम कर रहा है। कितने बच्चे IAS में आए उनके, कितने बच्चे स्पोर्ट्स में आगे आए, तो ये मैसेज तो बड़ा अच्छा जा रहा है और उसको रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है। लेकिन चंद्रमोहन जी, जब नतीजे आएंगे 4 जून को, ये जो 3 सीटें हैं मूलतः, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामूला, अगर इसमें वो पार्टियां जीतती हैं जो परिवारवाद के खिलाफ खड़ी हैं वहाँ, तो ये मान लिया जाए कि 5 अगस्त 2019 का फैसला कश्मीर ने कबूल कर लिया है। अगर तीनों हारती हैं तो ये भी मानना पड़ेगा फिर आपको कि वो फैसला उनके हित में नहीं था, इसलिए लोग बाहर निकले, उसके फैसले के विरोध में वोट डाला। दोनों ही एंगल हैं। जो एंटी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, डिफरेंट पार्टीज़ हैं, हार जीत एक डिफरेंट एंगल होता है, एक मैथमेटिक्स होता है, लेकिन पॉपुलैरिटी चेक की जाती है कि लोग कितने वोट पड़े। मैं ये मानता हूँ कि भर भर के वोट उनको भी पड़े हैं जी, और उसका एंगल यही है कि लोग जो हैं वो इन्होंने एक्सेप्ट किया है। दूसरी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जिसने ये कहा था कि जब तक स्टेट रूल नहीं होगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, उमर साहब ने भी यही कहा था, अब वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो ये भी तब्दीली का एक कैटलिस्ट है। जी, लेकिन कभी आपके वर्कर्स ने, नेताओं ने ये नहीं कहा कि कहते थे कि जब तक पूरा पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम चुनाव नहीं लड़, आज क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना जी, ये एक एंगल था। ये वो जो कंपेन करने वाले हैं उन्होंने पता नहीं ये इशू लिया नहीं लिया, लेकिन ये इशू बनता था कि जब आप चुनाव लड़ने के लिए आ गए, आप कहते थे कि स्टेट से दर्जा कम हो गया यूटी का, और यूटी में भी आप इलेक्शन लड़ने को आ रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं यूटी बनना, और आर्टिकल 370 की ज़्यादा इशू नहीं बना वहाँ कश्मीर के अंदर, 2-4 लोग बोलते रहे। इस करके जो तब्दीली आई है उसको बाई एंड लार्ज लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। फाइट करेंगे तो इसी के बीच गिवन सिचुएशन में ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। वो तो फाइट हो सकती है, देश भर में सब लोग तो हर चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, इतना उसमें इतनी बुरी बात नहीं है। सेपरेटिज्म के मैं ख़िलाफ़ हूँ, मेरी पार्टी खिलाफ है, लेकिन चुनाव में विरोध करना, आइडियोलॉजी का विरोध करना, उसके हम खिलाफ नहीं है, वो तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है। चंद्रमोहन जी, इस चुनाव में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है, उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, ये पाक प्रेम इस चुनाव में क्यों ज़्यादा हुआ है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का? उनके पास कोई, उन्होंने लोगों के काम नहीं किए, डेवलपमेंट नहीं की, लोगों के बेहतरी कुछ नहीं की, कुछ ना कुछ लोगों को ढूंढना था। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के हक़ में बात करेंगे तो शायद कश्मीरी अवाम खुश हो जाएंगे। अब वो बात नहीं रही। पाकिस्तान की इमेज भी जो है, कश्मीरी लोग बाई एंड लार्ज इंटेलिजेंट होते हैं, वो समझ गए हैं पाकिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे, उसके पास एटम बम भी है, चूड़ियाँ नहीं पहनी बोलेंगे, तो कश्मीर के लोग खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। उनकी आदत पड़ गई है एक ही बात को रिपीट करने की, स्टीरियोटाइप उनकी जो कंपेनिंग होती है तो कर रहे हैं, लेकिन कोई देयर इज़ नो बॉडी टेकर ऑफ और देयर दीज स्लोगन्स। जी, लेकिन आप भी कम नहीं कर रहे हैं, आप भी ध्रुवीकरण से कहीं दूर नहीं हैं। आप कल ही प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया था कि अगर सपा और कांग्रेस की हुकूमत आती है तो मंदिर पर बुलडोजर चला सकते। कैसे चला सकते, आप बताइए। देखिए विनोद जी, ये स्टेटमेंट उनके आए हैं, प्रधानमंत्री ने उनके स्टेटस पर, उनके स्टेटमेंट पर प्रतिक्रिया की है। हिंदू मुसलमान जो है वो स्टार्ट इन्होंने किया है हर जगह। अब इनका मैनिफेस्टो पढ़िए, 15% ये केवल माइनॉरिटीज़ को देंगे रिजर्वेशन। जी, लेकिन वो कहते हैं कि हमने कहीं नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है। आप एक बार मंगवा लीजिए ना उनका मैनिफेस्टो, यहाँ तो दिखाते हैं। टोटली जो किसी टाइम
जमायत मुस्लिम लीग का होता था, लगभग वैसा ही है। और मतलब सबकी स्कैनिंग करके प्रॉपर्टी लेंगे और 15% उसमें से एक कम्युनिटी को बांट देंगे, तो इससे हिंदू मुसलमान तो वही होता है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पैट्रियाटिक लोगों की बात करती है, देशभक्त लोगों की बात करती है, लेकिन उसमें से एंटी मुस्लिम चीज़ निकाल के ये मुस्लिम कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं, वो स्टेप यही लेते हैं। जी, लेकिन आप तो बिल्कुल मुखरता से एक समुदाय विशेष के खिलाफ हो चुके हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं भी, जी, ऐसा ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ और भी हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं होती है, एक ही माइनॉरिटी की बात होती है। और आउट एंड आउट उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, और अपर का जो है हमारे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, इनकी रिजर्वेशन कट करके दे रहे हैं। अगर जहाँ नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो वहाँ उनको सबको बैकवर्ड डिक्लेयर कर दिया। जो कहते हैं कि यहाँ कुतुब मीनार हमने बनाई, ताजमहल हमने बनाया, हम यहाँ हुक्मरान हैं, वो कहाँ से बैकवर्ड हो जाते हैं। जी, लेकिन जब आप कहते हैं कि ज़्यादा बच्चों वाले, ये ज़्यादा बच्चे वालों को आप डिफाइन करेंगे? उनको आरक्षण ज़्यादा बच्चे वाले हिंदू भी तो हैं जी, और उनको भी आरक्षण दे देंगे। आपका आरक्षण काट करके, ओबीसी का, एससी का आरक्षण काट करके ज़्यादा बच्चे वालों को आरक्षण दे देंगे। इस तरह की देश की आर्थिक परिस्थिति ऐसे ही ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। लेकिन ये भी एक बात है, और आम लोग सोचते हैं, मिलते हैं कि टैक्स जो देते हैं वो कम बच्चे वाले देते हैं, बेनिफिट सारा कम ज़्यादा बच्चों वाले लेते हैं। तो उसमें ये तो पॉइंट है, और ये डिस्कशन का है, और पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों की सोच को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा वो सारी बातें। जी, आप देखेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ब्लड देने वाले कौन हैं, अंगदान करने वाले कौन हैं। कुछ लोगों को आप कहेंगे आप भी अंगदान कीजिए, कहते हैं हमारे मज़हब में अलाउ नहीं है, और लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये बातें कब तक छुपी रहेंगी, सामने आएंगी। चुनाव में तो आती ही बातें, तो इनको हमने वेलकम करना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए इस मामले में। 400 से ज़्यादा, मतलब कोई बड़ा फैसला, उनमें से ये भी एक फैसला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड ऑल दिस, नियंत्रण। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कमिटमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की जी, वो तो होना ही होना है। चलो, उसके लिए मेजॉरिटी नहीं चाहिए थी। ये जो देश को एक विश्व गुरु बनाने की ओर, सोने की चिड़िया या इकोनॉमिकल सुपर पावर बनाने की ओर जो स्टेप है, उसके फेवर में ये बात जाती है कि लोग 400 सीट दें, कि जो पार्टी ये कहती है कि हम देश को सुपर पावर बनाएंगे, जो इकोनॉमिकल उसका स्ट्रेंथ उसकी बढ़ाएंगे, स्टेटस बढ़ाएंगे, उसके फेवर में ज़्यादा वोट आ जाएँ तो एक हमें बूस्ट मिलता है। इस बात से आना चाहिए। जी, शायद यही कारण है। लेकिन वो दूसरे एंगल से लेते हैं कि आपको नेता के 400 से ज़्यादा वोट सीट जो, और हम संविधान ही बदल देंगे, जो पॉसिबल नहीं। अब ये मैं आप मीडिया से हैं, मैं मीडिया वाले उसको पूछते नहीं कि आपको किसने सुनाया कि वो संविधान बदल देंगे, वो कह रहे हैं जी। हम ये सोचते हैं कि मीडिया, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप लोगों की बात मेरे साथ कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, मीडिया वाले पूछते हैं कांग्रेस वाले ऐसे, उसका जवाब दो, तो कांग्रेस वाला का जवाब तो हम कांग्रेस वालों को दे ही लेंगे ना। मीडिया मेरे हिसाब से पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है, और मतलब ये जो बात आपने कही, मतलब ऐसा कुछ नहीं, वो कहते रहेंगे, कब से कह रहे हैं संविधान बदलने के लिए जितनी स्ट्रेंथ चाहिए उतनी हमारे पास 10 साल से है, हमने संविधान नहीं बदला। कांग्रेस ने 100 अमेंडमेंट किए हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और कॉन्स्टिट्यूशन का टोटल जो एटीट्यूड था कॉन्स्टिट्यूशन का, सोच थी, उसमें चेंज कर दी, सेकुलर वर्ड जोड़ के। तो वो अपना जवाब नहीं देते हैं, शक क्रिएट कर रहे हैं कि ये संविधान बदलेंगे। आप क्या सोचते हैं कि संविधान जो है हमारा है, इसमें फ़िलहाल तब्दीली कोई ज़रूरत नहीं है, और बीजेपी ने 10 बार कहा है, सबसे अच्छा स्पोक्समैन हमारा प्रधानमंत्री है, उन्होंने कहा कि हम संविधान को बदलने का हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई हम सोचते नहीं है ऐसा। आरक्षण को लेकर के खुद आरएसएस चीफ का बाहर आना और कहना कि आरक्षण नहीं बदलेगा, थोड़ा डर लगा था आपको पहले फेज में, जिस तरीके से कांग्रेस ने आरक्षण को कहा था कि आरक्षण को कम कर देंगे, बदल देंगे, ख़त्म कर देंगे? ऐसा नहीं कहा था। जब आरएसएस चीफ ने कहा था कि जो अपर कास्ट के वीकर सेक्शन है, कमज़ोर सेक्शन, उनको भी मिलना चाहिए, तो सरकार ने दिया 10%। हाँ, ईडब्ल्यूएस 10% मिला है उनको। अब भी वो शोर मचा रहे हैं कि ये कम हो जाएगा, यहाँ से कट के देंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी। जब जो कानून का हिस्सा बन गया उसको तो नहीं चेंज कर सकते। चंद्रमोहन जी ये कह रहे हैं 140, 220 सपा और कांग्रेस, ये आप क्या आंकलन करते हैं? इस वक्त ना आपने बहुत मेहनत की है, गर्मी बड़ी है, लोग दोपहर को सो जाते हैं, और ये उनकी डे ड्रीमिंग है। ये डे ड्रीमिंग को क्या कहेंगे, दिन में जो सपने लेते हैं इतने कम, और एक आवाज़ नहीं है, कोई कहता है 100 से भी कम रहेंगे। और अपना यह है कि उन्होंने इतने कैंडिडेट कांग्रेस ने नहीं खड़े किए जितने जीतने के लिए ज़रूरी हैं, उससे भी कम खड़े किए हैं, तो अब कुछ तो कहेंगे। कश्मीर को बेचा जा रहा है,
बड़े खूबी से चुनाव में कश्मीर को बेचा जा रहा है। नहीं, वो 370 कहते में हैं 370 में संशोधन किया, 35 से रिपील किया, वहाँ पर टूरिस्ट इतने ज़्यादा आ गए, वहाँ पर लाल चौक में झंडा ही झंडा है, उम्मीदवार नहीं दे पाया। नहीं, वो स्ट्रेटजी थी हमारी। ये कौन सी स्ट्रेटजी है? ये स्ट्रेटजी ये है हमारी कि थोड़ा सा ज़्यादा कश्मीर के अंदर 0.5% उस स्ट्रेटजी का खुलासा करेंगे आप? नहीं, जो एंटी डायनेस्टिक वहाँ पॉलिटिक्स उभरी है, फर्स्ट हैंड हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आगे आएँ। हमारे खड़े होने से वो, हम भी एंटी डायनेस्टिक हैं, उनके वोट कम हो जाने थे। तो एंटी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वहाँ उभरनी चाहिए, क्योंकि डायनेस्टीज पॉलिटिक्स ने JNK का बेड़ा गर्क किया है। इसलिए हमने सोचा कि नेचुरली जो लोग निकल रहे हैं आगे, इनके विरोध में कोई ज़माना था कि इनकी तूती बोलती थी वहाँ। अगर कोई ऐसी पॉलिटिक्स निकली है ऐसे जो एंटी डायनेस्टिक फाइट कर रही है, तो उसको नेशनल इंटरेस्ट में हम सपोर्ट करेंगे, करना डू यू चाहिए। थिंक कि आप इलेक्शन करवाएंगे और वो भी सितंबर 2024 जो आपने कमिट किया है कोर्ट के समक्ष, विधानसभा के चुनाव करवाएंगे? नहीं, तो हमारे जो सबसे ऑथेंटिक बात जिनकी होती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी नेता कह रहे हैं सितंबर में चुनाव कराएंगे। यहाँ तैयारी शुरू हुई है सितंबर के हिसाब से विधानसभा के चुनाव की। लेकिन जिस तरीके से आप पर आरोप लगता है कि आप एजेंसीज का मिसयूज़ करते हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ED हो, IB हो, CBI हो, विनोद जी, इन एजेंसीज ने जिन लोगों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ केसेस किए हैं, और उनसे 3% हैं पॉलिटिकल लोग, बाकी और भी लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स थे, बिजनेसमैन थे, तो उनको सबके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये जो 3% हैं, इनमें से हार्डली 1% है, 1% से भी 1-2 केस ऐसे हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट BJP सरकार के दौरान हुई है। सबके खिलाफ कंप्लेंट जो है कांग्रेस के टाइम की हुई है। केजरीवाल के खिलाफ कंप्लेंट जो है कांग्रेस वालों ने की, लालू प्रसाद यादव की, जब बाकी लोगों की उस टाइम की हुई है, हमने नहीं की हुई है। तो लेकिन यह है कि ED ने अब पकड़ना शुरू किया, इनको काफ़ी टाइम दिया, पकड़ना शुरू किया। लेकिन ये एक वो इल्ज़ाम लगाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ये कह रहे हैं, इनके कहने से ऐसा कुछ नहीं, ये उन्हीं पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ कहा हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। लेकिन इतने 15 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर आपको ज्वाइन कर चुके हैं, कोई तो कोई कारण रहा होगा, डराते होंगे उनको आप। एक्स चीफ मिनिस्टर कहाँ डरते हैं, किससे डरते हैं? उन्होंने अपने अपने टाइम अपना होल्ड इस तरीके से बनाया था, बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में भी और हर जगह, फाइनेंशियल भी। वो नहीं डरते हैं, अब वो कन्विंस हुए हैं कि इसके अलावा रास्ता कोई नहीं है जी, कि BJP की आइडियोलॉजी है वही देश को भला कर सकती है, वही रूल ऑफ लॉ ला सकती है, तो आगे इसमें अशोक चौहान, अजीत पवार, बहुत सारे हैं, नंबर ऑफ एग्जाम्पल है जिनको कुछ दिन पहले आप कहते कि महाक्रप्ट में है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा करप्ट रही है, फिर अगले दिन वो आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने पिछली ये आपसे आपकी स्थिति भी खराब करती है। आपकी के साथ चर्चा करते मैंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने थोड़े 1-2 महीना पहले मीटिंग की थी, ये एजेंसीज जो हैं, जो ED या CBI, इनकी हेड्स की, उनको कहा था 2004 के बाद आपको बहुत काम आने वाला है। आपने पढ़ा होगा अखबारों में। जो प्रधानमंत्री अपने परिवार की चिंता नहीं करता, अपनी माता को अपने साथ नहीं रखता, वो इनका कहाँ लिहाज करेगा जो हमारे साथ आ गया। जिसके खिलाफ जो जो केस होगा वो सब निकलेंगे बाहर, ये मेरा विश्वास है। लेकिन आपकी सफ़ेद कमीज पर दाग पड़ जाते हैं जब अजीत पवार जैसे, अशोक चौहान जैसे बहुत सारे बड़े ऐसे लोग जिन पर एलिगेशन आप ही लगाते हैं, उसके बाद वो आपका दामन थाम लेते हैं। कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन है कि हमारे साथ आने के बाद उनके ऊपर नया केस कोई नहीं बना। पुराना जो रजिस्टर हुए हैं तो वो तो चलेंगे ही जी, वो तो चलेंगे, लेकिन नया कुछ नहीं किया उन्होंने। हमारा ईमानदारी का माहौल में आके वो भी ईमानदार हो गए। पिछला जो किया था उसको भुगतना पड़ेगा, सबको भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रेसिडेंट नाना पटोले कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो मंदिर का शुद्धिकरण, राम मंदिर का शुद्धिकरण करें। वो सारी उनकी जो मैसेज है वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिया जाता है, अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन उस कम्युनिटी में क्या सोच डेवलप हुई है उनको नहीं पता है जी। वो सोचते हैं मंदिर बनने के सब मुस्लिम के खिलाफ ही हैं। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी हैं जो मंदिर बनने के हक़ में थे। वो उनके दिमाग ये है कि शायद इस्लाम के लोग खुश हो जाएंगे इस कहने से, इसलिए कहते हैं, और तो कोई नहीं। मंदिर का तो कुछ नहीं कर सकते वो। आप कुछ अथेंटिक्स बिंदु दे सकते हैं जिसके आधार पर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग 1936 वाला मैनिफेस्टो है। 15% जो वो जो दौलत इकट्ठी करेंगे, 15% पहले स्कैनिंग करेंगे, एक्सरे करेंगे,
जिनके पास ज़्यादा उनसे लेंगे और फिर 15% उसमें से सिर्फ माइनॉरिटी को देंगे। तो यही तो है ना सीधी बात। लेकिन उन्होंने पिछड़ा वर्ग भी लिखा हुआ है। उनका पिछड़ा वर्ग माइनॉरिटी में से ही निकला है। ये जो पुराना पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कहने की ज़रूरत नहीं, तो उसके लिए हो रहा है। तो जैसे उन्होंने आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में मुस्लिम्स को बैकवर्ड डाल के उस कैटेगरी में डाल के उनको मैक्सिमम रिजर्वेशन दे दी। तो एंगल उनका वहीं होता है एक पर्टिकुलर कमेटी का। क्या ऐसे देश चलता है कि मिनॉरिटी को भगा दें, नो खदेड़ दें? ना, माइनॉरिटीज़ इस देश में नेशनल मेन स्ट्रीम में आना चाहती हैं, बार बार उन्होंने कोशिश की है, हमारे हर प्रोग्राम में वो शामिल होते हैं। कांग्रेस वालों ने ही उनके दिमाग में डाला कि आप स्पेशल हैं, आपके लिए सारी चीज़ स्पेशल होनी चाहिए। मुझे याद है जब एक बड़ी पहले पिक्चर आई थी गर्म हवा, उसमें एक मुस्लिम नौजवान है, पूरा परिवार पाकिस्तान जा रहा होता है और वो नहीं जाता, तो वो वहाँ खड़े होकर नारे लगा रहा था, गरीबी हटाओ, बेरोज़गारी ख़त्म करो, वो नारे लगा था। वो एक रास्ता दिखाया था उन्होंने कि आपने इस देश में रह के ही जो इस देश की मेन स्ट्रीम की प्रॉब्लम है उसमें शामिल हो जाइए। जब हम यहाँ कॉलेज में पढ़ते थे तो बस के किराए के लिए हॉस्टल की स्ट्राइक करते थे, जो मुसलमान हमारा साथ देते थे। अब जो है सिचुएशन बदल गई है और कांग्रेस ने बदलाई है। अब वो कब्रिस्तान की बात करता है, फ़ारसी पर अरबी की बात करता है, वो जो मेन प्रॉब्लम है हमारे यहाँ की जो हम सब मिल के सहन कर रहे हैं उसके बारे में बात नहीं करता वो जी। तो ये कांग्रेस ने, क्योंकि उनका भला नहीं कर सके, उनके एजुकेशनली इकनॉमिकली अपलिफ्ट नहीं कर सके उनको, अब उनको कब्रिस्तान की चौड़ाई लंबाई और इस आज़म डाल के रखा हुआ है और अभी वैसी बातें की जा रही हैं। आपने 10 सालों में क्या किया कि मिनॉरिटी मेन स्ट्रीम में आती है तो मेन स्ट्रीम में, लेकिन मुखरता से आती? हमने जो किया वो सबके लिए किया जी। ट्रिपल तलाक की बात फिलहाल नहीं मैं कर रहा, जो गैस सिलेंडर दिए, शौचालय बनाए, जनधन योजना बनाई, ऐसे कितनी गरीबों के किसानों के लिए जो किया उसमें कोई हमने फ़र्क नहीं किया कि मुसलमानों को ना दें या हिंदू को ना, सबको दिया। ठीक है। और ये जो ट्रिपल तलाक है इसके बारे में जो मुस्लिम लेडीज़ हैं बड़ा वेलकम वहाँ से हुआ, उसके कारण बहुत सी लोग हमारे सपोर्ट में भी आए। तो ऐसी बात नहीं है, ये जो किया हमने मुसलमानों के लिए किया। अभी जो हमारे वो हैं मदरसाज, उसके लिए प्लान ये बन रहा है कि ये मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ें, ज़रा इनके दिमाग भी खुलें। वहाँ पर वो बड़ा संकीर्ण मनस्थिति पैदा करते हैं। तो ये अब मुस्लिम कम्युनिटी के भलाई के लिए जो बाकी मुस्लिम कंट्री कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वैसा हम भी कर रहे हैं उनके लिए। और बड़े सारे इंटेलेक्चुअल मुसलमान उसको वेलकम भी कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा लोग अनपढ़ रखेंगे, आगे बढ़ने नहीं दिया, उनकी सोच उस तरह से है, हो जाएगी। आपको लगता है कि 0.001% भी ये मिनॉरिटी के लोग आपको वोट कास्ट करें? हाँ, हमें करेंगे? बिल्कुल आपको उम्मीद है? बिल्कुल करेंगे। खुल के कंपेन कर रहे हैं हमारे साथ, लखनऊ में कंपेन कर रहे हैं, कई जगह आप देखें कि मीडिया में फ़ोटोज़ भी आ रहे हैं, हमारे जुलूसों में शामिल हो रहे हैं, हमारी पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं। हालांकि हमारा एमपी कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है जी, तो भी हमारे साथ आ रहे हैं। वो कुल मिला के अपने फ्यूचर का वो देखते हैं, उनको रोज़गार मिले, उनको लोन्स मिलें, वो काम करें। और ये जो हमारे प्रधानमंत्री ने या हमारी सरकार ने जो इन लोगों को अपलिफ्ट किया है, शिल्पकार हैं, इसमें मेजॉरिटी मुसलमान हैं, उनको बेनिफिट मिला है इसका जी। आप पर आरोप लगता है कि हर चीज़ को, हर बयान को आप ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं? नहीं, ध्रुवीकरण करते हैं कांग्रेस वाले, इल्ज़ाम हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी। ध्रुवीकरण वो करते हैं, ये सारा ध्रुवीकरण उन्होंने किया है। कई लोग हंसते हैं मजाक में, वैसे मैं सीरियसली बात कर रहा कि बीजेपी को वोट ज़्यादा जो पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं वो कांग्रेस की वजह से पढ़ रहे हैं, उनके बयानों की वजह से पढ़ रहे हैं। तो ध्रुवीकरण करने उनको यही एक रास्ता मिलता है कि मुस्लिम वोट हमको मिल जाए तो कुछ सीटें हम जीत लेंगे, उसके लिए वो उनको बहकाते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं और ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं जी। केरला स्टोरीज, कश्मीर फाइल, 370, ये मूवीज़ क्या आप पब्लिक को सदाकत बताने के लिए इसको प्रमोट करते हैं या फिर वोट बैंक को स्ट्रेंथन करने के लिए? प्रमोट तो आप करते ही हैं ना? नहीं, कहाँ प्रमोट करते हैं? अभी यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौलाना आज़ाद स्टेडियम में आए थे, आपने कहा कि आप 370 मूवी ज़रूर देखिएगा, प्रमोशन ही होती है। अब उसका जिक्र कहीं आ गया कि अच्छी बनी हुई पिक्चर, तो पिक्चर को नहीं हम करते, पिक्चर बनाते हैं प्रोड्यूसर्स। और जब आस्ता आस्ता वो जो पुराने टाइप की स्टोरियाँ थी, स्टीरियोटाइप स्टोरियाँ, उससे हट के और थाटफुल फिल्में बन रही हैं, तो ये फैक्ट सामने आ रहे हैं, ये और भी आएंगे ऐसे इस तरह के। ये दूरीकरण नहीं है, इसमें तो सच्चाइयाँ दिखाई हुई हैं। लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि अपने निजी मुफाद, राजनीतिक मुफाद के लिए ऐसा प्रमोशन किया जाता है और फिर अपनी स्टेट जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है टैक्स फ्री भी किया जाता है। जो
जिसमें लोगों को जैसे फोर्सिबल कन्वर्शन, लव जिहाद, ये हमारी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। अगर ये पिक्चर्स आती हैं और लोगों को समझ आती है कि इस तरह के रिलेशन मत डेवलप कीजिए, 36 टुकड़े करके बाहर फेंके जाते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जी चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।